नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार। पश्चिम से पूरब की तरफ, खास तौर से चूंकि पश्चिम पे हम लोग काफी चर्चा कर रहे हैं, अभी उस पर हम आते भी हैं। इधर पिछले 7-8 दिनों से मैं लगातार मध्य यूपी और पूर्वांचल की ओर रहा हूं। पूर्वांचल में विशेष तौर पर मैंने देखा है कि एक पूरा का पूरा जो माहौल है और जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई, या मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वैसे भी इस तरह की चीजों की चर्चा नहीं होती है, लेकिन हम लोग भी उस तरह उस चर्चा को इतने गहराई से नहीं देख पाए। पर वो चीज मुझे पूर्वांचल में इतने गहराई से दिख रही है जो कि बहुत हैरान करने वाली है। वो ये है कि विपक्ष की तरफ से जो एक बात की गई कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी क्यों 400 पार का नारा दे रही है और फिर खुद क्यों 400 पार के नारे से वो थोड़ा सा दूर चली गई। उसके पीछे जो ये कारण बताया गया या जो लोगों में आशंकाएं थी कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और आशंकाएं इसलिए नहीं थी कि कुछ लोगों ने कह दिया, आशंकाएं इसलिए थी कि बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने, जिम्मेदार नेताओं ने इस तरह की बात ओपनली कही थी। तो उसको लेकर के जो एक निम्न तबका है, निम्न वर्ग का, सामाजिक रूप से जो निम्न, जिसको हम लोग पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग कहते हैं, विशेष तौर पर दलित समुदाय में इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हुई है और वो उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं अपना वोट देने के लिए। वो है कि संविधान को बदलने वाली, आरक्षण खत्म करने वाली। और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपने भाषणों में उसको मुख्य रूप से अपना एजेंडा बना लिया, उसकी पड़ताल जब शुरू हुई तो पता चला कि ये जो भाषण में प्रधानमंत्री जी जो डरा रहे हैं वो चीजें तो है नहीं, लेकिन वास्तव में जो उस मैनिफेस्टो में है उन चीजों ने लोगों को बड़ा प्रभावित किया है। हम लोगों को नहीं लग रहा था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और पहले दूसरे चरण में, सही बताऊं तो ये उतना दिखाई भी नहीं पड़ा कि लोगों के अंदर तक ये गया हो कि ये जो योजनाएं हैं, महालक्ष्मी योजना हो, चाहे वो छात्रों के लिए योजना हो, नौकरियों की योजना हो, ये किस तरह से लोगों को प्रभावित कर चुकी है। और ये इसमें वो तबका भी आता है जो 2014 के बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में वोट देता रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इस बार इन मुद्दों पर वो पूरी तरह से बीजेपी से नाराज है, मुखर है और बीजेपी का विरोध कर रहा है। जिन चरणों में चुनाव हो चुके हैं वहां उसने बीजेपी के विरोध में वोट दिया है। आपने एक बात कही कि इसको लेकर के क्या बीजेपी के खेमे में किस तरह से हैरानी है? बिल्कुल हैरानी नहीं है, उनको भी इन सारी चीजों के बारे में पता है। स्थानीय स्तर पर जब हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, तो ये बातें वो खुद भी बता रहे हैं, इस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं। जब उनको ये पता लग रहा है कि ये मेन स्ट्रीम में हम किसी से चर्चा नहीं करेंगे उनके नाम की। एक उदाहरण दूं आपको मैं, उत्तर गोरखपुर के पास एक बांसगांव सुरक्षित एक सीट है लोकसभा की जी। वहां पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी मिले और वो कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी पहले रह चुके थे, इस समय तो नहीं है। उन्होंने दिन में सुबह हमें कई सारे लोगों के साथ वो बैठे थे, तो उस समय तो उन्होंने सारे भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में कई सारी सीटें दे दी और सारी बातें हुई। शाम को एक बार लौटते समय अचानक से उनसे फिर से मुलाकात हुई। उस समय वो और एक उनके मित्र बैठे हुए थे। जब हमने उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि इधर की आपको जो दूसरे पार्टी के लोगों ने जो चीजें बताई थी वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है और मेरी भी यही राय है कि यहाँ पर बीजेपी के साथ क्या होने जा रहा है। तो इस चीज को वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही हैरान करने वाली उनके लिए भी स्थिति नहीं है। हैरान करने वाली स्थिति उनके लिए है जो पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि अगर मोदी जी ने टारगेट फिक्स कर दिया है कि वो 400 पार कर जाएंगे, तो इसका मतलब वो कर ही जाएंगे। और क्यों कर जाएंगे? जो जिस तरह की आशंकाएं, चर्चाएं होती हैं, उसको लेकर के ही वो लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो सारी मशीनरी जो है वो 400 पार तक पहुंचाने में मदद कर देगी। ये मैं बिल्कुल ग्रासरूट लेवल के लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे तो
भारतीय जनता पार्टी को भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से एहसास है कि जमीन पर जो वोटिंग जिस तरह से हो रही है, वोट लोग डाल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जितना कम हुआ है, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो कहां पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं सीटें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ना तो मेरा काम है, ना मैं उस तरह से मैंने आकलन किया है, लेकिन वोट परसेंटेज में अच्छी खासी गिरावट इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक बात और आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं इसकी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कह लीजिए कि भय है, आशंका है कि कई सीटें ऐसी रही जहां 3 लाख 4 लाख का मार्जिन रहा, तो वहां पे अगर बहुत कम हो जाएगा तो 1 लाख कम हो जाएगा या 50,000 कम हो जाएगा, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन वो गठबंधन बिल्कुल जमीन पर, जमीनी कार्यकर्ताओं पर कहीं से भी वो एकजुट नहीं दिखाई पड़ रहा था चुनाव से पहले ही। इसलिए ये पता था कि ये गठबंधन बहुत ज्यादा कोई एक आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस देगा, वो नहीं देगा। वही हुआ भी। इस बार के गठबंधन में जो सबसे एक कह लीजिए कि पॉजिटिव चीज है, और वो शायद मैंने आपसे एक डिबेट में एक बार और भी कहा था कि सहारनपुर और रामपुर और अमरोहा, इन इलाकों में जब कुछ लोगों से बात हुई थी तो उसको लेकर के जो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं और राहुल गांधी की पदयात्रा, राहुल गांधी का जो लोगों से कनेक्ट इस बीच बढ़ा है, उसको लेकर के उनके मन में बहुत एक उनको मतलब फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। उसको उससे काफी कन्विंस्ड है। ये चीज पूरे पूर्वांचल तक हमको दिखाई पड़ रही है लगातार। और इसमें जो समाजवादी पार्टी का, चूंकि कांग्रेस पार्टी का सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी संगठन एकदम खत्म सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको जो सांगठनिक ताकत मिली, उसकी योजनाओं को आम आदमी एकदम ग्रास रूट, घर तक नहीं, लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो उन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये जो कि आपका है, मैं कई बूथों पर चुनाव में देख रहा था कि कैसे वहां सबके झंडे लगे हुए हैं, गठबंधन की एक प्रॉपर प्रेजेंस दिखाई पड़ रही है अच्छे तरीके से। कई जगह वो प्रेजेंस जो है वो एनडीए गठबंधन की तुलना में बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही थी और बेहतर तरीके से काम करती हुई भी दिखाई पड़ रही थी। यहाँ ये भी पता लग रहा है कि बहुत ये चीजें दिखाई पड़ी जब हम लोग पोलिंग उसमें स्टेशंस पे गए, मतदान केंद्रों पर, और आरएसएस का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे हम लोग चुनाव होते गए, वो लगातार दिखाई पड़ता गया कि वो नहीं मिल रहा है। वो साफ दिखाई पड़ जाता है चूंकि वो जिस तरह से वो सक्रिय होते हैं जी। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर 2019 का परिणाम तो कतई नहीं दे रही हैं। वोट परसेंटेज जो बीजेपी का गिर रहा है, एनडीए इंडिया गठबंधन का बढ़ रहा है, वो कितना सीटों में तब्दील हो पाएगा अब ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये सीटों में तब्दील तो होगा ही, कम ज्यादा वो अलग बात है। तो 2019 से काफी नीचे आने की संभावना बीजेपी की दिखाई पड़ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे कह रहे थे समीर जी, एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि 2019 में, या लोग कहते हैं कि अगर कोई 3 लाख वोट से जीता है तो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा तो 50,000 1 लाख से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन यहां आप जो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव जो है ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स एक साथ, चलिए कांग्रेस का उतना अच्छा, उतना मजबूत वहां पर कार्यकर्ता वर्ग नहीं है, ठीक है, मान लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत है और दोनों बहुत मजबूती के साथ यहां पर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और कतई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, चलिए ईवीएम और बाकी चीजों को किनारे रख दें, 10% का अंतर था 2018 में। कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 10% का अंतर था। प्रशांत टंडन जी, आप और हम लोग याद कीजिए, रायपुर से हम लोगों ने लाइव किया था विधानसभा चुनाव के समय। और लेकिन न सिर्फ उस गैप को भरना बल्कि उससे 5% ऊपर जाना, यानी आप 15% गेन करते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और ये गेन आप 2024 में इंडिया गठबंधन भी कर सकता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं इसमें काफी दम है। जो आप यहां सहारनपुर, रामपुर की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप जब उधर जाते हैं पूर्वांचल में तो वहां पर भी वही चीज आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह हवा पश्चिम की पूरब पहुंच चुकी है। और शायद राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में
अपनी यात्राएं की थी। पहली यात्रा इधर पश्चिम की और दूसरी यात्रा में पूर्व और पश्चिम दोनों को समेटा था उन्होंने। इसका फायदा शायद दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं समीर जी। पूर्वांचल में ये ज्यादा कह लीजिए कि गहराई से दिखाई पड़ रही है। इसलिए अच्छा, एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो दो फैक्टर्स और है जो 2-3 फेज के बाद आए। जैसे बहुजन समाज पार्टी शुरू में जिस तरह से उसने गठबंधन भले नहीं किया, लेकिन वो अचानक से वो लड़ाई में आती हुई दिखाई पड़ रही थी, और इसलिए दिखाई पड़ रही थी कि वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो किसी एक पार्टी का वोट काट रही है या किसी एक पार्टी का वोट वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो जौनपुर और बस्ती में उसने टिकट का अपने बांटे और आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, जो जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी से नहीं निकाला, जो अपनी जिम्मेदारी से उठाया, उसने अचानक से दलित वर्ग में एक अलग तरह की कह दीजिए कि वेव फैला दी। दलित समुदाय को यह लग गया कि अब ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 2022 में भी दलित समुदाय को ये पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी यानी उनकी नेता मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है, वो चला गया बीजेपी की ओर। इस बार उसका बड़ा तबका जो है उसने बीजेपी की ओर न जाकर के, और उसके दिमाग में ये चीज पहले से स्पष्ट थी कि उधर नहीं जाना है, या तो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में देना है या फिर हमको गठबंधन के फेवर में देना है। और यहां और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दलित समुदाय, खासतौर से जो जाटो समुदाय है, जो बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोटर होता है, उसमें हमने जाकर के लोगों के बीच बात करके देखा, उसको इस बार समाजवादी पार्टी से जिससे वो दूरी बनाकर वो लोग रहते हैं, 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, 19 में भी नहीं दिया, इस बार उनको समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट अगर है गठबंधन की ओर से, उसको भी वोट देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं हुआ है। तो ये वोट परसेंटेज को कितना बढ़ाएंगे, मतलब ये उस गठबंधन के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते, काफी ज्यादा होगा, और वो सीटों में बदलेगा ही, और वही फिर से वही बात आएगी कितना बदलेगा जी। और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री के भाषणों की जो लाइन और लेंथ जो बदली थी, यानी पहले दूसरे फेज के बाद, और वो बिल्कुल पूरी तरह से स्टिक हो गए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर, और घोषणा पत्र की उन बातों पर जो वास्तव में है ही नहीं, यानी हिंदू मुसलमान वाली जो बातें हैं, आपका इतना ले लेंगे, आधा ले लेंगे, ये ले लेंगे, बहुत ही ज्यादा इसने निगेटिव प्रभाव डाला है उन मतदाताओं के ऊपर जो 2014 से लेकर के और 19 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे। ये दिखाई पड़ेगा युवाओं में, बेरोजगारों में, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी नाराजगी। उनसे हमने सीधे तौर पर पूछा कि आप तो 2022 में भी इस तरह से नाराज थे, तो कई लड़कों ने कहा हम नाराज थे, तो उसका प्रभाव भी तो दिखाई पड़ा। जो बहुमत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में था, वो उतनी सीटें हट करके वो अगर नीचे तक आई हैं तो कैसे आ गई? ये हम लोगों का विरोध ही था, हम लोगों ने विरोध में वोट डाला था, तभी तो हुआ। तो ये सब चीजें अलग अलग वर्ग को, इसको आप जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं देख सकते हैं। ये ऐसे पॉकेट्स हैं जहां नाराजगी अलग अलग तरह से दिखाई पड़ रही है। और दूसरे ये जो लोगों को, मतदाताओं को डराने धमकाने की कि कांग्रेस आएगी, ये वही लोग कह रहे हैं कि आप अब मत डराइए, जितना डरना था डर चुके हैं। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने क्या काम किया जी। तो ये बहुत अलग तरह का चुनाव है। परिणाम जो आप कह रहे हैं कि अप्रत्याशित हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ का आपने उदाहरण दिया, तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है, और इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है जी। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन अभी धरातल पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो यहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और धरातल पर जनता है उस मीडिया के रोल पे लगातार। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में भी सीधा वार, राहुल गांधी सीधा वार कर रहे हैं, दूसरे जो इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो सीधी बात कर रहे हैं। मतलब ये मैसेज तो चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता हो, मीडिया को लेकर ये मैसेज तो पहुंचा चुके हैं कि आप लोगों ने पिछले 10 साल में इस देश को गर्त में ले जाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हड़काते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी एजेंसी को इंटरव्यू दिया और हड़का रहे थे कि क्या कचरा और क्या क्या लेके चले आते हो, ऐसे सवाल मत वो वहां ले जाके पूछा करो, कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं। खैर, उधर नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहलू है, जरा इस पे आपकी चर्चा, आपकी बात, अपनी बात रखिए प्लीज। समीर जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ,
जी, मैं यही कह रहा था कि मीडिया का रोल और इंडिया गठबंधन के सामने क्या एक चुनौती ये भी है, 1 तारीख की जो बैठक होगी उसमें मीडिया पर भी एक चुनौती के साथ, क्योंकि सरकार सत्ता परिवर्तन क्या कुछ होगा ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जिस प्रकार भोपू बनकर बाजा बजाकर दुनिया दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी कि जो एग्जिट पोल है वो अब की बार 300-400 नहीं तो 300-350 पार का एग्जिट पोल आप लोग देखेंगे। ये सब कुछ अगर पहले से तैयारियां इसकी अगर हो तो फिर मीडिया के रोल पर भी तो ध्यान आकर्षण होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी के भाषणों में खास तौर पे दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से, मीडिया जो अपना रोल प्ले कर रहा है सभी को पता है, लेकिन उसको जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भाषणों में स्पष्ट तौर पर दिखाया कि इसको हर व्यक्ति समझ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसको कैसे क्या होता है 1 तारीख को, इन सब चीज़ों पर जाहिर तौर पर गठबंधन के लोग भी नज़र रखे हुए हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि प्रशांत जी ने जब उसकी चर्चा की तो मुझे याद आ गया, ये जो स्ट्रांग रूम की बात हो रही है, अभी जौनपुर में कुछ ट्रक पकड़े गए यहाँ उत्तर प्रदेश में। हालांकि बाद में वहाँ के डीएम ने कहा कि ये कुछ खाली ईवीएम मशीनें थी, जिनको जो रिजर्व ईवीएम मशीनें होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ा शोर मचाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके और अपने सारी सभाओं में भी वो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जिस दिन मतदान हो गया है उसी दिन नहीं है। पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। स्ट्रांग रूम को पर खास तौर पर नजर आपको रखनी है और मजबूती से रखनी है। तो ये सारे संदेश ये दे रहे हैं। वास्तव में इस तरह की बातें खुले तौर पर नहीं करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए का मेरा मतलब यह है कि सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ऐसा सवाल अगर उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग अपना काम उस तरह से नहीं कर रहा है। तो विपक्ष के लोग जमीन पर भी इस बात को लेकर के पूरी तरह से सावधान हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इवन काउंटिंग के दिन के लिए भी तैयार। बहुत सारे लोगों से, नेताओं से, जो छोटे नेता हैं, बूथ की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, या फिर वो जिले स्तर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत को लेकर के यही लगा कि उन्हें मतदान तक तो जो है ही है, उनकी असली चुनौती वो काउंटिंग, मतदान से लेकर के और काउंटिंग के दिन तक, वो वाली चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।